ओम गणेशाय नमः। ओम नमः शिवाय। मैं निखिल ज्योतिषाचार्य आप सभी का मेरे चैनल पर पुनः स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। महादेव की कृपा आप सभी पर सदैव बनी रहे। कि वीडियो कर्क यानी कि कैंसर के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि वीडियो है अप्रैल मई जून 2024 के त्रैमासिक राशिफल के बारे में। कैसा रहेगा आने वाले 3 महीनों में ग्रहों का प्रभाव। ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं बहुत विशेष होते हैं। मेरे चैनल पर विस्तृत रूप से मासिक राशिफल, साप्ताहिक राशिफल, ग्रहों की गोचर स्थिति पर वीडियोस आते ही रहते हैं। लेकिन ये जो त्रैमासिक राशिफल होते हैं इनका औचित्य एक अलग होता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि आने वाले 90 दिनों में ग्रहों की स्थिति में क्या बदलाव आ रहे हैं, क्या क्या अच्छा हो सकता है, क्या क्या बुरा हो सकता है। तो जो व्यक्ति ज्योतिष विद्या का लाभ उठाना चाहते हैं, अपने आप को पहले ही अवगत कराना चाहते हैं कि क्या क्या अच्छा क्या क्या बुरा हो सकता है, उनके लिए सच में ये त्रैमासिक राशिफल काफ़ी इंपॉर्टेंट होते हैं, ताकि जो शुभ चीज़ें हैं उनको और बढ़ाया जाए और जो अशुभ चीज़ें हैं उनसे थोड़ा सा बच के रहा जा सके। और ये जो 3 महीने का कालखंड है 90 दिनों का, इसमें बहुत कुछ बदल रहा है, बहुत कुछ बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। जहाँ देवगुरु बृहस्पति अपना राशि परिवर्तन करेंगे, वही बुध बहुत ही अजीब सा एक बर्ताव करेंगे, जहाँ वो वक्री भी हो जाएंगे, पतित भी हो जाएंगे। शनि मंगल की युति तो हो ही रखी है, लेकिन इसके बाद मंगल राहु के साथ भी युति करेंगे, अंगारक योग बनाएंगे और फिर अपनी खुद की राशि में आकर एक नया काल चक्र शुरू करेंगे। सूर्य और गुरु की युति इस साल में 2 बार हो रही है और सूर्य भी कहीं ना कहीं उच्च के हो जाएंगे और अपना नया काल चक्र शुरू करेंगे। बहुत कुछ बदलाव, बड़े बड़े बदलाव हो रहे हैं। कई ग्रहों का शनिदेव के साथ केंद्र योग बनेगा, बृहस्पति शनि का केंद्र योग बनेगा। कई बार 3-3 ग्रहों की युतियां एक भाव में होगी और ये सब तो चल ही रहा है। वैसे ही जून तक आते आते शनि महाराज भी वक्री हो जाएंगे और वक्र अवस्था तो जून के अंत में आएगी, लेकिन उसका प्रभाव पहले ही आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि ग्रह पहले धीरे होता है। तो देखिए ये 3 महीने के कालखंड में, 90 दिनों के कालखंड में कितना कुछ बड़े बड़े बदलाव आ रहे हैं और इन सब का प्रभाव आपके जीवन पर अवश्य पड़ेगा। और इस वीडियो में हम यही सब चर्चा करेंगे। यदि आपकी लग्न राशि कर्क है या चंद्र राशि कर्क है, दोनों के लिए ही गाइडेंस का काम करेगा राशिफल। जैसा मैं कहता हूं कि अलग अलग टेक्निकली राशिफल नहीं बन सकते। अगर आपकी लग्न राशि है, चंद्र राशि कर्क है, अलग अलग राशिफल नहीं बन सकते। कहाँ से ज़्यादा सटीकता बैठती है, मैं हमेशा कहता आया हूँ लग्न राशि से ज़्यादा सटीकता बैठती है। जिनको नहीं पता वो चंद्र राशि से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं अत्यंत महत्वपूर्ण राशिफल का, जो कि है कर्क के लिए। बात करते हैं अप्रैल के महीने से। अप्रैल का महीना कहीं ना कहीं बहुत सारे बड़े बड़े बदलाव लेकर आएगा। जहाँ गुरु का राशि परिवर्तन तो महीने के अंत में हो गया, अगले महीने की शुरुआत में होगा, लेकिन थोड़ा बहुत प्रभाव इसी महीने से देखने को मिल जाएगा। लेकिन बाकी भी ग्रहों की स्थिति बहुत इस महीने बदल रही है। सबसे पहले 31 मार्च को ही शुक्र आपके नवम भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, यानी कि अप्रैल के महीने में वो जो ज़्यादा प्रभाव है वो आपके नवम भाव से ही देंगे। अब ये बहुत अच्छी चीज़ है कि सबसे पहले तो शुक्र उच्च के हो गए और राहु के साथ आ गए। राहु के साथ शुक्र, शुक्र के साथ राहु, ये बहुत अच्छा रिजल्ट देते हैं। शुक्र आपके लाभेश हैं और शुक्र आपके चौथे भाव के स्वामी हैं, यानी कि लाभ स्थान के स्वामी उच्च के हो गए और राहु के साथ, यानी कि लाभ कई गुना बढ़ेगा, घर में भी लाभ आएगा, भाग्य का भी साथ मिलेगा। चौथे भाव के स्वामी भाग्य स्थान में आकर उच्च के हो गए, राहु के साथ बैठ गए। प्रॉपर्टी खरीदना चाह रहे थे उसके लिए बहुत अच्छा योग है। विदेश से संबंधित काम करते हैं उनके लिए भी कुछ लाभकारी हो सकता है, क्योंकि आय के स्थान के स्वामी हैं और राहु के साथ भाग्य स्थान में बैठे हैं। थोड़ी सी प्रॉब्लम बस सूर्य की होती है, क्योंकि सूर्य यहाँ पर राहु और शुक्र के साथ अनकंफर्टेबल होते हैं और सूर्य सरकार है, सूर्य अथॉरिटी है। जब ये अनकंफर्टेबल हो गए, यानी कि आपके जीवन में बड़े स्तर की चीज़ों में थोड़ा सा अनकंफर्टेबलनेस आ सकती है, यानी कि किसी सरकारी कार्य में बाधाएं आ सकती हैं। बिजनेस करते हैं तो ये ज़्यादा हो सकता है। कोई आपका सरकारी कार्य अटक रहा था तो वो और आगे बढ़ सकता है। और ये समय कहीं ना कहीं बॉसेस से भी थोड़े से मतभेद हो सकते हैं, क्योंकि आप कहीं ना कहीं थोड़ा आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। आपके बॉसेस में यहाँ पे थोड़ी सी इनसिक्योरिटीज़ आएंगी और उसके कारण कहीं ना कहीं संबंधों में थोड़ा सा विकार आ सकता है। लेकिन ये शुक्र ओवरऑल कहीं ना कहीं आपको बहुत अच्छा रिजल्ट भौतिक रूप से देके जाने वाले हैं। राहु कभी कभी अचानक से ब्याह के यानी कि विवाह के कारक भी बन जाते हैं, तो शुक्र विवाह के
एक्चुअल कारक है, राहु कैटलिस्ट का काम करते हैं। तो जिनका विवाह की बातें अटक रही थी, मैं नए रिश्ते की बात नहीं कर रहा, लेकिन कहीं ना कहीं सब कुछ स्टार्ट हो गया था लेकिन बातें कहीं ना कहीं आके थम सी गई थी, रुक सी गई थी, उन लोगों की बातें यहाँ पर विवाह के संबंध की, विवाह से संबंधित, वो आगे यहाँ पर बढ़ सकती है। नवम भाव क्योंकि धर्म का भी होता है, और खैर शुक्र भी एक तरह से आचार्य ही हैं, गुरु ही हैं वो दैत्यों के, लेकिन यहाँ पे सूर्य भी है, सूर्य मंदिर है, और राहु तीर्थ स्थलों के दर्शन कराते हैं। स्पेशली ये शास्त्र कहते हैं कि राहु गंगा स्नान करवाते हैं। तो बहुत संभावना है कि अचानक से अप्रैल के महीने में आपको किसी बड़े तीर्थ स्थल पर जाने का अवसर मिले। ये सब बहुत अचानक से बनेगा, प्लैंड होने के चांसेस इसके थोड़े से कम दिख रहे हैं। इसके बाद बात करते हैं बुध की, क्योंकि बुध एक ऐसे ग्रह है जो सबको तंग करते हैं कभी कभी, क्योंकि उनकी अवस्था ऐसी होती है कि बहुत वॉलेटाइल जल्दी से होते हैं। ये बुध ने पिछले साल 2023 में दिसंबर में भी किया था, जब वो वक्री होकर पतित हो गए थे। कई लोगों के जीवन में प्रॉब्लम्स आई थी, हेल्थ से लेकर वेल्थ तक, और यहाँ पर भी उनका वही प्रभाव होने वाला है। बुध कहने को तो हर 2 हफ्ते में राशि परिवर्तन कर लेते, लेकिन बहुत तेज़ राशि परिवर्तन करते, लेकिन उनका प्रभाव भी बहुत तेज़ आता है। यही एक कारण होता है कि जो छोटे ग्रह हैं उनसे थोड़ा सा बचकर रहना चाहिए। तो ये जो आपके बुध हैं, ये 2 तारीख को आपके 10वें भाव में वक्री हो जाएंगे। वक्री ग्रह बहुत स्ट्रांग हो जाता है, तो 3रे घर के स्वामी हैं और 12वें घर के स्वामी हैं। जॉब जो लोग चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए समय अच्छा है। वक्री ग्रह स्ट्रांग होता है, 12वां घर अंत होता है, तो अचानक से कोई नया जॉब का ऑफर आ सकता है। अगर आप बहुत लंबे टाइम से ट्राई कर रहे थे, नई जॉब नहीं प्राप्त हो रही थी, यही वो समय है जब नई जॉब प्राप्त होगी। बुध 3रे घर के भी स्वामी है, यानी कि साहस भी बहुत बढ़ेगा। गुरु के साथ उनकी युति भी है, यानी कि थोड़ी गाइडेंस भी रहेगी। लेकिन बुध अपने आप में कम्युनिकेशन के कारक है, जब वो वक्री होते हैं तो मिसकम्युनिकेशन बढ़ती है। तो यहाँ पर कार्य क्षेत्र में मिसकम्युनिकेशन के कारण थोड़ी गड़बड़ उत्पन्न हो सकती है, लेकिन ये वक्री प्रभाव है, ये फिर भी व्यक्ति हैंडल कर लेगा। प्रॉब्लम आएगी 9 अप्रैल को, जब बुध वक्र होते होते पतित हो जाएंगे। देखिए ऐसा होता है, मैं पहले भी कई बार समझा चुका हूँ, कोई भी ग्रह एकदम वक्री नहीं होता, एकदम पतित नहीं होता। वक्री धीरे धीरे होता है, फिर वो वक्र अवस्था में आता है। कभी कभी क्या होता है, ग्रह जब वक्री हो जाता है किसी राशि में इनिशियल डिग्रीज में, तो वो पीछे चलते 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 पिछली राशि में गिर जाता है, उसको कहते हैं ग्रह का पतित होना। और ये वाला जो ग्रह होता है वो बहुत वॉलेटाइल, बहुत अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट देने वाला होता है। तो बुध आपके लिए 9 अप्रैल को आपके 9वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और ये वो समय होगा जब थोड़ा सा आपको बच के रहना है। कारण यहाँ पर पतित ग्रह है 9वें भाव में, यानी कि भाग्य का उतना साथ नहीं मिलेगा, और बुध नीच के भी हो गए, तो जब भाग्य का साथ नहीं मिलता तो कठिनाइयाँ बढ़ती हैं। दूसरा, ये समय कहीं ना कहीं वो जो बॉसेस से प्रॉब्लम चल रही थी उसको और बढ़ाएगा, कम नहीं करेगा, बढ़ाएगा। तो अगर आप जॉब करते हैं तो अपने बॉसेस से थोड़ा संभल कर, थोड़ा सा उनको समझा कर रखिएगा, अपने संबंधों को बना के रखिएगा, क्योंकि जो बुध का बर्ताव है ये कहीं ना कहीं प्रॉब्लम लाएगा। और सबसे जो एक कष्टकारी समय दिख रहा है, सबसे ज़्यादा जो संवेदनशील समय दिख रहा है, वो आपके पिताजी की सेहत का है, क्योंकि यहाँ पे ऑलरेडी राहु सूर्य की युति है जो ग्रहण दोष लगाती है। अब नीच के बुध भी आ गए और पतित बुध भी आ गए, यानी कि आपके पिताजी को अगर ऑलरेडी कोई बीमारी चल रही है, कोई हेल्थ इशू है, तो उनका ध्यान दीजिएगा। और वैसे भी अपने पिताजी को थोड़ा सा केयरफुल रहने के लिए बोलिएगा। यहाँ पर कहीं ना कहीं लंबी दूरी की यात्रा पे अगर जा रहे हैं तो थोड़ा संभल के जाइएगा, क्योंकि उसमें थोड़े विघ्न भी आ सकते हैं और तबीयत भी आपकी खराब हो सकती है। 9वें भाव के बुध, लेकिन जैसा मैंने कहा पतित हो रहे हैं। कभी कभी पतित ग्रह जब वापस आता है, देखिए वापस आ रहे हैं तो कुछ कार्य पूर्ण करने के लिए भी आ रहे होंगे, क्योंकि ये जो स्थान है 9वें, ये पंचम से पंचम है। तो जो दंपति संतान प्राप्ति के इच्छुक थे उनके लिए यहाँ पर अचानक से बुध कोई आउट ऑफ द वे अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर सकता है, लेकिन ये किन दंपतियों के लिए होगा, जो नेचुरल कंसीविंग नहीं कर पा रहे, तो उनको यहाँ पे कोई नया रास्ता मिल सकता है। आज के डेट में मेडिकल फैसिलिटीज़ इतनी एडवांस हो चुकी हैं कि कहीं ना कहीं एक सर्टेन एज के बाद भी संतान प्राप्ति हो रही है, या उसमें चीज़ें आगे बढ़ सकती हैं। तो ये वो समय है उन महिलाओं के लिए जो नहीं
दाम्पत्य सुख का जो नहीं संतान सुख का लाभ उठा पा रही थी, उनके लिए यहाँ पर कोई नया रास्ता खुल सकता है। और अगर आपका रिसेंटली ब्रेकअप आदि भी हुआ था तो वहाँ पर भी चीज़ें थोड़ा सा बेटर, रिलेशनशिप की बात कर रहा हूँ तो बेटर हो सकती है। तो ये इस पतित बुध का थोड़ा अच्छा प्रभाव भी होगा। जैसा मैं कहता हूँ कि ग्रह जब वापस आता है तो कुछ कार्य पूर्ण भी करता है, यही वो कार्य है जो वो पूर्ण कर सकते हैं, लेकिन बाकी चीज़ों पर थोड़ा उनका नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। देवगुरु बृहस्पति की भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। वैसे वो यहाँ पर केवल 1 महीने के लिए रह गए हैं और देवगुरु बृहस्पति जाते जाते बहुत कुछ देकर जाते हैं। ये ऐसे ग्रह हैं जो सदैव अपने जातक का भला ही सोचते हैं। हाँ, देवगुरु बृहस्पति के भी काफ़ी नेगेटिव एस्पेक्ट्स हैं, लेकिन अधिकतम उनका प्रयास पॉजिटिविटी का ही होता है। और 10वें भाव से 11वें भाव में आ जाएंगे अगले महीने, तो यहाँ पर आपको आपके कार्य क्षेत्र में कोई बहुत नई अपॉर्चुनिटी, कोई एक नई दिशा, कोई एक नया रास्ता, कोई नई सीख, कोई नई नॉलेज, कोई नया स्किल, ये सब देकर जा सकते हैं। तो ये देवगुरु बृहस्पति का एक अच्छा प्रभाव दिख रहा है। इसके बाद जो राशि परिवर्तन इस महीने होगा वो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो होने वाला है सूर्य महाराज का। और सूर्य 13 अप्रैल को मेष में प्रवेश करेंगे और आपके 10वें भाव में आ जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे। तो ये जो योग है ये बहुत स्पेशल है। कारण क्या है कि यहाँ पर एक तो सूर्य की नई ऊर्जा है, क्योंकि मेष से अपना नया काल चक्र स्टार्ट कर रहे हैं। दूसरा वो उच्च के हैं, तीसरा वो दिग्बली है, और चौथा वो बैठे हैं गुरु के साथ जो भाग्य स्थान के स्वामी हैं। और सूर्य क्या है, वो आपके धन स्थान के स्वामी हैं। धन स्थान के स्वामी भाग्य स्थान के स्वामी के साथ 10वें घर में। तो ये जो थोड़ा सा बुध ने कोलाहल मचाया था शुरू के पीरियड में, वो तो अब खत्म हो चुका होगा। यहाँ पे करियर में, कार्य क्षेत्र में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। गुरु मैनेजमेंट स्किल्स है, सूर्य आपका प्रताप है, तो अपने मैनेजमेंट स्किल्स का उपयोग करते हुए अपने करियर में आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। जो लोग सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए 1 महीने का कालखंड सबसे इम्पॉर्टेंट रहेगा। और गुरु सूर्य की अपने आप में युति जो होती है वो राजयोग देती है, अगर अच्छे स्थानों पर बन रही है। क्यों? क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में सूर्य जहाँ 5म भाव के स्वामी है, गुरु वहाँ पर 9वें भाव के स्वामी है। तो अगर इनकी युति किसी अच्छे स्थान पे होती है तो ये अपने आप में लक्ष्मी योग बनता है। तो करियर में पैसे बढ़ने की संभावना आपकी इस महीने में बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। और यहाँ पर ये दोनों मिलकर चौथे भाव को भी देखेंगे तो ये भी कहीं ना कहीं स्पष्ट बता रहा है कि प्रॉपर्टी या वाहन खरीदने के लिए भी ये दोनों ग्रह मिलकर जो लक्ष्मी योग बना रहे हैं उसका आपको बहुत अच्छा रिजल्ट प्राप्त हो सकता है। तो सूर्य भी कहीं ना कहीं बहुत अच्छा रिजल्ट देंगे। बस एक चीज़ है कि जो शनि है ये अपनी तीसरी दृष्टि से गुरु और सूर्य को देखते रहेंगे और ये 10वां घर है। तो सब कुछ अच्छा होते हुए एक सर्टेन लेवल ऑफ इनसिक्योरिटी आपके मन में अपने करियर को लेकर रहेगा, उस पर थोड़ा सा नियंत्रण आपको पाना पड़ेगा। अदरवाइज ये सूर्य दिग्बली होकर आपको बहुत अच्छा प्रभाव देकर जाएंगे। इसके बाद एक बहुत महत्वपूर्ण राशि परिवर्तन होने वाला है, क्योंकि वो होगा मंगल, ग्रहों के सेनापति यानी कि मंगल का। और मंगल आपके 9वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे। ये होगा 23 अप्रैल को, जब मंगल आपके 9वें भाव में आ जाएंगे। और यहाँ पर ना केवल वो 9वें भाव में आ रहे हैं, यहाँ पर वो आपके योग कारक होने के नाते 9वें भाव में आ रहे हैं। मैं बहुत बार बता चुका हूँ कि कर्क के लिए मंगल योग कारक ग्रह है। अब ये एक अच्छी चीज़ है, क्योंकि ये बुध का पतित प्रभाव तो है, लेकिन मंगल बहुत ऊर्जात्मक ग्रह है और जैसा मैंने कहा आपके लिए इंपॉर्टेंट ग्रह है। तो यहाँ पर वो आएंगे, पहले तो 2 प्रकार के राजयोग बनाएंगे, केंद्र त्रिकोण राजयोग, त्रिकोण या लक्ष्मी राजयोग, और अपने आप में ये उच्च अभिलाषी भी है। तो ये वो समय है 23 अप्रैल के बाद का, जब आपके लिए जो बुध का कोलाहल मचाया था उन्होंने पतित होने के कारण, उस पर बहुत नियंत्रण आ जाएगा। यहाँ पर मंगल राजयोग बना रहे हैं, मंगल शुक्र की युति विवाह के योग बनाती है, लेकिन ये जो है अंगारक योग राहु मंगल, ये विस्फोटक होता है। अब पुनः मैं यही कहूँगा कि अपने पिताजी की सेहत का थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, बॉसेस के साथ थोड़ा सा कंफर्टेबल लेवल बनाकर रखिएगा, अपनी वाणी पर, अपने कम्युनिकेशन स्किल्स पर बहुत कंट्रोल कीजिएगा, और कहीं ना कहीं अपनी उत्तेजना पर, अपनी चित्त की वृत्तियों पर, अपनी वासनाओं पर भी थोड़ा सा कंट्रोल कीजिएगा। क्योंकि शुक्र भी है जो इच्छाएं हैं वासनाएं हैं, राहु भी है जो इच्छाएं हैं और वासनाएं हैं, और मंगल उत्तेजना है, ऊर्जा है, एनर्जी है, अनएक्सप्लोर्ड और एक्सप्लोसिव एनर्जी है। तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको बचकर रहना पड़ेगा, क्योंकि आपको खुद समझ नहीं आएगा कि कभी कभी आपकी ऊर्जा आपको मानसिक और शारीरिक आपको किस डायरेक्शन में लेके चली जाएगी। थोड़ा सा बच के रहेगा, लेकिन ये अवश्य है, क्योंकि
5 में से 4 ग्रह नवम भाव में है जो भाग्य स्थान है। भाग्य कुछ हेर फेर अवश्य करेगा, और क्योंकि मंगल ने यहाँ पर आकर मोर्चा संभाल लिया, यानी कि अधिकतम चीजें आपके फेवर में ही जाएंगी। तो ये मंगल का प्रभाव कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत अच्छा है। मंगल कर्तरी योग में भी है, क्योंकि एक साइड शनि है, एक साइड गुरु है, तो मंगल बहुत एक्टिवेटेड है। और योग कारक ग्रह जब एक्टिवेट हो गया और भाग्य स्थान में भाग्य बदलने लायक हो गया, यानी कि भाग्य आपके जीवन में कुछ बहुत बड़े बदलाव लेकर आएगा और बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी लेकर आएगा। तो बहुत शुभता यहाँ पे मंगल के कारण मिल रही है। इस महीने के अंत में एक और राशि परिवर्तन हो जाएगा, वो होगा शुक्र महाराज का। खैर उसकी चर्चा मैं ज़्यादा अगले महीने में करूँगा, लेकिन बता देता हूँ कि 25-26 अप्रैल के आसपास शुक्र आपके 10वें घर में आकर विराजमान हो जाएंगे, और इनका ज़्यादा चर्चा मैं अगले वीडियो में करूँगा। तो ओवरऑल महीना अगले सेक्शन में करूँगा। ओवरऑल महीना बहुत अच्छा है। जो नेगेटिव चीज़ें मैंने कही उनका ध्यान दीजिएगा। सेहत की बात करें तो कफ रोग, पेट के रोग, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स, नसों के रोग, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, और जिनको थायराइड की दिक्कत है उनकी परेशानी बहुत बढ़ेगी। इन्फ्लेमेशन की प्रॉब्लम भी तंग करेगी। कहते हैं मई के महीने की तरफ। मई का महीना भी बहुत बड़े बड़े, बल्कि कहिए कि इस वर्ष का जो सबसे बड़ा राशि परिवर्तन होगा वो मई के महीने में ही होगा, और उसी से शुरुआत करते हैं, क्योंकि पहली ही तारीख को यानी कि 1 मई को ही वो राशि परिवर्तन हो जाएगा, जब देव गुरु बृहस्पति, देवों के गुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। देखिए, गुरु का जो गोचर होता है वो 1 साल का होता है, और एक राशि में वो 12 साल बाद आते हैं, एक भाव में वो 12 साल बाद आते हैं। अब आपको इससे ज़्यादा अच्छा क्या चाहिए कि धन के कारक, भाग्य के कारक, शुभता के कारक, सकारात्मकता के कारक, धर्म के कारक, कितनी सारी चीज़ों के कारक, संपन्नता के कारक, पूर्णता के कारक, एक्सपेंशन के कारक, जो चीज़ आपके जीवन को आगे वृद्धि देती है, बृहत करती है, वहीं से बृहस्पति बनते हैं, तो वो आपके लाभ स्थान में, एक्सपेंशन के ग्रह, एक्सपेंशन के भाव में, इससे अच्छा तो आपको कुछ मिल ही नहीं सकता। ये जो महीना है, यहाँ से कह सकते हैं कि आपके एक्चुअल जो साल की है वो शुरुआत हो रही है, क्योंकि यहाँ पर से लाभ बहुत प्राप्त होंगे। ऑब्वियसली मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगा जिसमें हर एंगल पे चर्चा करूंगा, लेकिन ये मान के चलिए कि मई का महीना कहीं ना कहीं इस वर्ष का एक टर्निंग पॉइंट आपके लिए होगा, जब स्वयं देवगुरु बृहस्पति आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे। आपके भाग्येश हैं, तो भाग्य स्थान के स्वामी लाभ स्थान में, इससे और अच्छा आपको क्या चाहिए। हर प्रकार के लाभ यहाँ पे आपको देंगे, इच्छाओं की भी पूर्ति होगी और पैसा भी बढ़ेगा, कई गुना गति से बढ़ेगा। और यहाँ पर बहुत विशेष चीज़ है कि गुरु और शनि केंद्र में आ गए एक दूसरे से। तो जब गुरु और शनि एक दूसरे को केंद्र बल प्रदान करते हैं, एक केंद्र बल होता है, एक त्रिकोण बल होता है। केंद्र बल स्थिरता देता है, त्रिकोण बल तो खैर बहुत इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि वो तत्व एक ही होता है। जैसे अगर किसी भी त्रिकोण की बात करें, 2, 6, 10 ये अर्थ त्रिकोण है, तो एक ही प्रभाव है, लेकिन केंद्र बल एक दूसरे को स्ट्रेंथ देता है। तो अब यहाँ पे देखिए, लाभ स्थान और अष्टम भाव, ये कहाँ से स्ट्रेंथ देगा, यानी कि अचानक से लाभ आएगा, और उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अचानक से लाभ कमाने की अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी। और जो इस अपॉर्चुनिटीज़ का फ़ायदा उठा पाया, इन अपॉर्चुनिटीज़ को समझ पाया, उसका जीवन, जैसा मैंने कहा, कहीं ना कहीं मई के महीने से बहुत तेज़ गति से बदलना शुरू होगा। दूसरे घर में गुरु हैं जो 10वें भाव से 11वें घर में गुरु हैं जो 10वें भाव से दूसरा है, यानी कि करियर में वृद्धि आपकी यहाँ पर अवश्य होने वाली है। तो बहुत विशेष ये महीना दिख रहा है। इसके बाद एक और शुभता हो रही है कि जो बुध महाराज हैं, मरकरी ग्रहों के युवराज, जिन्होंने अप्रैल के महीने में उथल पुथल मचाई है, वो 10 तारीख को ही अपना राशि परिवर्तन कर लेंगे और वो आपके 10वें घर में आकर बैठ जाएंगे। अब ये बुध एक अच्छी ऊर्जा के साथ है, ना ही वक्री है ना ही पतित है, और अपनी सामान्य जिंदगी में सामान्य एक गति में वापस आ गए हैं। तो सूर्य और बुध की युति बनी, बुध आदित्य योग, तो ये अच्छा है। और बुध आपके लिए 3रे घर के स्वामी है और 12वें घर के स्वामी है। 12वां घर का स्वामी होने के नाते जो लोग MNC आदि में काम करते हैं उनको लाभ मिलेगा, और उनकी युति यहाँ पर शुक्र के साथ ही हो रही है जो लाभ स्थान के स्वामी है। और सूर्य यहाँ पर ऑलरेडी बैठे हैं, यानी कि करियर में पैसा बढ़ने की उम्मीद बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। कारण क्या है, शुक्र जो लाभ स्थान के स्वामी है और सूर्य जो धन स्थान के स्वामी है, उनकी युति यहाँ पर 10वें घर में रहेगी।
और बुध यहाँ पे आके कैटलिस्ट का काम करेंगे। जो बदलाव नहीं आ रहे थे, क्योंकि 12वां घर बदलाव का है, उसके स्वामी हैं, तो जो जो बड़े बदलाव अपने करियर में लाने का प्रयास कर रहे थे, जो कार्य अटक गए थे, वो पड़ेंगे तीसरे भाव से, क्योंकि तीसरा भाव उपचय स्थान है। तो ये बुध का प्रभाव करियर में बहुत अच्छा रिजल्ट देकर जाएगा। इसके साथ एक चीज़ का ध्यान ये रखना है कि 3 ग्रह हैं यहाँ पे और शनि की दृष्टि है, और शनि 8वें घर में है। तो जैसा मैंने पहले भी कहा था, यहाँ पे कहूँगा, सब कुछ बहुत अच्छा चल रहा होगा, लेकिन एक इनसिक्योरिटी की भावना बहुत प्रबल रहेगी, और उस पर आपको कंट्रोल पाना है, नियंत्रण पाना है। नहीं पा पाए तो प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि ये भाव कहीं ना कहीं 7वें भाव से चौथा है। तो जो बिजनेस करते हैं उनका लाभ तो बढ़ेगा, लेकिन वहाँ पर भी एक इमोशनल लेवल पर थोड़ा सा टर्बुलेंस रहेगा। इतने सारे ग्रहों का चौथे घर पर प्रभाव कभी कभी बुरा रिजल्ट देता है। मंगल भी यहाँ से देख रहे होंगे, तो ये इसका असर क्या हो सकता है कि घर में थोड़ा सा उथल पुथल मच सकती है, माता जी की सेहत पर प्रभाव पड़ सकता है, और एक इमोशनल टर्बुलेंस यहाँ पर फैमिली लाइफ में देखने को मिल सकती है। तो इस पर थोड़ा सा आपको कंट्रोल पाना पड़ेगा। यहाँ पे अंगारक दोष अभी भी बना हुआ है, तो बॉसेस और पिताजी की सेहत दोनों पर ही थोड़ा सा ध्यान आपको ज़्यादा देना पड़ेगा। इस महीने एक और राशि परिवर्तन होगा जो बहुत महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि वो होगा सूर्य का। अब सूर्य तो हर महीने राशि परिवर्तन करते हैं, तो आप कहेंगे कि महत्वपूर्ण कैसे हुआ? महत्वपूर्ण ऐसे हुआ कि यहाँ पर साल में दूसरी बार गुरु और सूर्य का योग हो रहा है, क्योंकि यहाँ पर सूर्य गुरु को, क्योंकि गुरु ने भी अभी राशि परिवर्तन किया, तो सूर्य भी उन्हीं के साथ आ जाएंगे। तो ये 2 बार इतनी जल्दी दोनों का मिलन हो रहा है। और जैसा मैंने पिछले सेक्शन में बताया था, इन दोनों के योग को लक्ष्मी योग कह सकते हैं, क्योंकि काल पुरुष की कुंडली में एक पंचम का स्वामी है, एक नवम का स्वामी है, और यहाँ पे लाभ स्थान में। और देखिए यहाँ पर धन स्थान के स्वामी सूर्य लाभ स्थान में अपने आप आके एक धन योग बना ही रहे हैं। यहाँ पर नवमेश यानी कि गुरु भी हैं, तो भाग्य का भी पूरा साथ मिलेगा। जैसे मैंने कहा, ये मई का महीना लक्ष्मी प्राप्ति का है, ये मई का महीना धन प्राप्ति का है। कहीं ना कहीं अगर आपने इस महीने का भी लाभ नहीं उठाया, तो उसमें गलती आपकी ही होगी और किसी की नहीं होगी। अपने आप को एक्टिव रखिएगा, प्रोएक्टिव रखिएगा, सुपर एक्टिव रखिएगा। जितना एक अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे, किसी भी अपॉर्चुनिटी को समझ पाएंगे, उतना आपका जीवन आगे बढ़ेगा, शुभता के साथ आगे बढ़ेगा। क्योंकि 11वां भाव लाभ का होता है, तो सरकार से कुछ लाभ प्राप्त हो सकता है। सरकारी जॉब ढूंढ रहे थे, कोई सरकारी कार्य अटक रहा था, वहाँ पे यहाँ पे एक पूर्णता आ सकती है। तो सूर्य का प्रभाव भी बहुत अच्छा यहाँ पर रहेगा। सूर्य शनि पुनः अपने ऐसे केंद्र में आ जाएंगे, तो ये जीवन में अथॉरिटी भी लाता है, क्योंकि यहाँ पे लाभ स्थान आ गया, यानी कि करियर या बिजनेस दोनों में ही कहीं ना कहीं स्थिरता, अथॉरिटी, कंट्रोल वापस यहाँ पर आएगा। यहाँ से दोनों मिलकर, क्योंकि पंचम को देखेंगे, तो स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं ये भाव जो है, ये जो महीना है, ये बहुत अच्छा जाने वाला है। तो बहुत अच्छे रिजल्ट दिख रहे हैं। इस महीने एक और युति होगी, और वो भी बहुत विशेष होगी, क्योंकि वो हो रही है शुक्र की। शुक्र आपके लाभ स्थान में आकर विराजमान हो जाएंगे 19 मई को। अब देखिए कितना विशेष लाभ मिल रहा है यहाँ पर। एक तो सूर्य गुरु की युति 2 बार हो गई साल में, वो तो अच्छा था ही, ऊपर से शुक्र की युति हो गई गुरु से। अब दोनों के संबंध आपस में अच्छे नहीं है, क्योंकि ईगो क्लैशेस होते हैं ना। एक तो कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कहते हैं मैं श्रेष्ठ हूँ, ये कहते हैं मैं देवताओं के गुरु हूँ, वो कहते हैं मैं दैत्यों के गुरु हूँ। लेकिन शुक्र का थोड़ा सा हाथ कहीं किसी किसी जगह पर ऊपर चले जाता है, क्योंकि शुक्र के पास वो विद्याएं हैं जो आसान नहीं होती प्राप्त करना। वो मृत संजीवनी हो, वो तंत्र विद्याएं हो, वो सब शुक्र के पास है। तो यहाँ पर अच्छा क्या है कि ये दोनों जो सबसे शुभ ग्रह हैं वो 11वें घर में है, तो शुभता ही आएगी। इच्छाओं की पूर्ति कहिए, जीवन का एक नया रुख कहिए, जीवन का आनंद कहिए, भोग कहिए, हर चीज़ में आपको अच्छा प्राप्त होगा। शुक्र गुरु की युति भी विवाह कारक बन जाती है, क्योंकि गुरु के बिना कोई मांगल्य कार्य होता नहीं। शुक्र विवाह के कारक हैं, सप्तम से त्रिकोण में बैठे हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने बताया, हर भाव से त्रिकोण वही तत्व रखता है, कहीं ना कहीं थोड़े अलग अलग चीज़ें डिनोट अवश्य करता है, लेकिन तत्व कहीं ना कहीं सेम होता है। तो 11वां भाव भी मैरिज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। कई बार मैंने केवल 11वें भाव में किसी बड़े ग्रह की के गोचर से या उसकी अंतरदशा से भी मैरिज प्रिडिक्ट करी है, और मैरिज हुई है उस टाइम पर। तो यहाँ पर जिनका विवाह नहीं हो पा रहा था, उनके लिए यहाँ पर बहुत विशेष योग बन रहे हैं, बहुत शुभ योग यहाँ पर बन रहे हैं। और दूसरी चीज़ यह है कि यहाँ पर शुक्र अपनी राशि के हैं, जो कि लाभ स्थान है। तो लाभ, जैसा मैंने कहा, अगर नहीं कमाया इस महीने में लाभ, या
कोई नई अपॉर्चुनिटी नहीं क्रिएट करी, उसका जिम्मेदार केवल आप ही होंगे, केवल मात्र आप ही होंगे, क्योंकि इससे अच्छी अपॉर्चुनिटी आपको आने वाले टाइम में नहीं मिलने वाली। बहुत शुभता हर प्रकार से दिख रही है। पंचम को देख रहे हैं शुक्र, नया रिलेशनशिप भी स्टार्ट हो सकता है, और स्पेकुलेटिव मार्केट से पैसा कमाने के लिए भी अच्छा है। स्टूडेंट्स के लिए तो मैं कह ही चुका था अच्छा है, शुक्र भी आ गए तो और भी अच्छा प्रभाव आ जाएगा। जो स्टूडेंट्स जॉब ढूंढ रहे थे उनके लिए भी समय बहुत अच्छा है, क्योंकि लाभ स्थान इतना एक्टिवेटेड है और पंचम के स्वामी अपने से त्रिकोण में है, तो ये समय स्टूडेंट्स के लिए भी कहीं ना कहीं बहुत शुभ रहेगा। ये ऐसा कालखंड दिख रहा है आपके लिए जहां पर धन प्राप्ति हो, लक्ष्मी प्राप्ति हो, हर चीज में आपको शुभता दिखेगी। तो इस समय का लाभ उठाइएगा। जहां तक सेहत की बात है, इस महीने आंखों के रोग, हार्मोनल प्रॉब्लम, डायबिटीज जिनको है, लिवर की प्रॉब्लम जिनको है, उनकी दिक्कत परेशानी ज़्यादा बढ़ेगी। चलते हैं जून के महीने की तरफ। जून का महीना बहुत विशेष है, क्योंकि यहाँ पर बड़े बड़े बदलाव तो होंगे ही, लेकिन सबसे बड़ा प्रभाव इन महाराज का आएगा, शनि महाराज का, क्योंकि ये महीने के अंत में वक्री हो जाएंगे। इस महीने के पहले ही दिन से कहीं ना कहीं बुध का प्रभाव 11वें घर से आएगा, क्योंकि 31 तारीख को यहाँ से 10वें घर से 11वें घर में मूव हो जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए 9 में से 4 ग्रह कहाँ पे हैं, आपके लाभ स्थान में। तो जब इतनी ऊर्जा यानी कि ऑलमोस्ट 50% ऊर्जा ग्रहों की आपके लाभ स्थान में है, तो आपको क्या प्राप्त होगा? आपको लाभ ही प्राप्त होगा। यहाँ पे शुक्र अपनी राशि के हैं, बहुत स्ट्रांग है। गुरु ऑलरेडी लाभ स्थान में बता ही चुका हूँ। बुध भी यहाँ पे आगे जो एक और काम त्रिकोण के स्वामी है, 12वें घर के स्वामी यानी कि विदेश से लाभ मिलेगा, और सूर्य तो धन स्थान के स्वामी है। तो इतने सारे ग्रहों का लाभ स्थान में आना यानी कि पैसा तो आएगा ही, वो अलग चीज़ है। यहाँ पर वृद्धि की उम्मीद है, यानी कि जीवन पूरा आगे बढ़ेगा। ये उपचय भाव है सबसे स्ट्रांग, 3, 6, 10, 11 ये काम त्रिकोण है सबसे स्ट्रांग। तो इच्छाएं पूरी होंगी, नई दिशा मिलेगी, नया रास्ता मिलेगा। ये स्थान सप्तम से पंचम है, बिजनेस में बहुत तेज गति से लाभ होगा। इतने सारे ग्रह का पंचम को देखना, स्टूडेंट्स के लिए नई अपॉर्चुनिटीज खिलेंगी। थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक हो सकता है मैरिड लाइफ के लिए, क्योंकि सप्तम से पंचम में इतने सारे ग्रह, अगर ऑलरेडी मैरिड लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तो ध्यान भटकेगा, ध्यान कहीं और जाएगा, और एक इमोशनल लेवल पर थोड़ी सी प्रॉब्लम्स आ सकती है। अदरवाइज ये जो युति है इतने सारे ग्रहों की 11वें घर में, ये आपके जीवन में लाभ ही लाभ कई प्रकार के देखे जाएगी। इतना सब कुछ तो हो गया, लेकिन एक ग्रह है जो काल है यानी कि समय है, क्योंकि वो है शनि महाराज। ये निर्धारण करते हैं कि चीज़ें कैसी चलेंगी। तो यहाँ पर प्रॉब्लम तो मैं नहीं कहूँगा, लेकिन एक प्रकार का ऊर्जा में बदलाव है कि शनि मंद होना शुरू हो जाएंगे महीने के शुरुआत से ही। मैं पहले ही बता चुका हूँ, ग्रह ऐसा नहीं होता कि एक दिन उठ के वक्री हो जाता है। पहले वो स्पीड थोड़ी सी धीरे होती है, वो स्थिर होते हैं, फिर मंद होते हैं, अति मंद होते हैं, फिर वक्र अवस्था में जाते हैं, फिर अति वक्र होते हैं, तो और कभी कभी पतित भी हो जाते हैं, जैसे बुध हुए थे। तो यहाँ पर शनि की जो गति है वो मंद हो जाएगी, और जब शनि मंद यानी कि हर चीज़ पर थोड़ा सा प्रभाव आएगा। सप्तमेश है यानी कि पूरे जीवन का बैलेंस थोड़ा सा डगमगाएगा, और अष्टम में बैठकर धीरे होंगे, यानी कि जीवन में अनिश्चितता थोड़ी सी बढ़ेगी। यहाँ पर अच्छा बहुत कुछ होगा, ये मान के चलिए कहीं ना कहीं दिख रहा है पूरे 3 महीने में कि सब कुछ अच्छा भी हो रहा है, लेकिन एक जो आपका सबकॉन्शियस माइंड है उसमें कुछ ना कुछ इनसिक्योरिटी चलती रहेगी। वो सब व्यक्ति के जीवन में अलग अलग होगी, लेकिन कुछ ना कुछ कॉन्शियस, सबकॉन्शियस, अनकॉन्शियस माइंड में एक बैक ऑफ द माइंड कहीं ना कुछ चलता रहेगा जो आपको बहुत इनसिक्योर करेगा। तो ये जो इनसिक्योरिटीज है, ये जो शनि का वक्र अवस्था में होना, इन चीज़ों को बढ़ाएगी। जीवन में थोड़े स्टैग्नेशन अवश्य आएगा, थोड़ा सा स्लोनेस अवश्य आती ही है, तो इस पर थोड़ा सा काम करेंगे तो अच्छा है। लेकिन क्योंकि 11वें घर में इतने सारे ग्रह हैं, तो भले ही थोड़ा सा स्लोनेस आ जाए, यहाँ पर 11वें भाव के कारण उतना बुरा प्रभाव नहीं होगा जितना बाकी लग्नों के लिए होगा। तो कर्क के लिए यहाँ पे बहुत विशेषता नजर आ रही है। इस महीने 1 तारीख को तो, या बुध के बारे में तो हमने बात करी, जो 31 को आपके 11वें घर में आ गए थे। 1 तारीख को 1 मई को ही मंगल भी आपके 10वें भाव में आकर विराजमान हो जाएंगे, और यहाँ पर बहुत स्ट्रांग अवस्था में है। कारण मंगल एक तो अपनी राशि के हो गए, दूसरा वो उनका नया काल चक्र स्टार्ट हो गया, क्योंकि मेष में आ गए। हर ग्रह राहु केतु को छोड़कर मेष से अपना काल चक्र स्टार्ट करता है, और यहाँ पर वो दिग्बली भी हो गए। तो ये मंगल बहुत स्ट्रांग है,
और आपके योग कारक है। कहाँ पे है? करियर में। जॉब चेंज करनी थी, सबसे अच्छा टाइम है। शनि देख रहे हैं अष्टम से, चेंज करने के लिए अच्छे योग हैं। करियर में अथॉरिटी कायम करने के अच्छे योग हैं। करियर में नाम बनाने के अच्छे योग हैं। 10वें से अष्टम के स्वामी भी हैं, पुनः करियर में चेंज के योग बना रहे हैं। तो जो लोग करियर में जॉब चेंज करना चाह रहे थे उनके लिए सबसे अच्छा टाइम है। और क्योंकि मंगल की एक दृष्टि लग्न पर भी होगी, कहीं ना कहीं कॉन्फिडेंस भी वापस आएगा। लेकिन ये इनका जो प्रभाव होता है शनि मंगल का, क्योंकि शनि दृष्टि डाल रहे हैं मंगल पर, ये गुस्सा दिलाते हैं। तो कार्य क्षेत्र में गुस्सा बहुत रहेगा। तो अपने कलीग से थोड़ा संभल के रहेगा, अपनी ऊर्जा को नियंत्रित और संतुलित रखेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। लेकिन ये मंगल आपके लिए बहुत अच्छा प्रभाव दे रहे हैं, बहुत एक्टिव भी है, क्योंकि एक साइड गुरु होंगे, एक साइड राहु होंगे। तो ये मंगल बहुत एक्टिव है और आपके योग कारक ग्रह हैं, यानी कि बहुत अटके हुए रुके हुए कार्य पूर्ण होंगे। करियर में अच्छा है, बिजनेस में अच्छा है। यहाँ से प्रॉपर्टी के स्थान को देख रहे हैं, वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने के लिए भी ये महीना बहुत विशेष है। अब क्या होगा कि अगले 3 दिन में, यानी कि अगले 3 दिन में नहीं, 12, 14 और 15 इस काल तारीख में 3 दिनों के अंदर, 3-4 दिनों के अंदर हेरफेर में 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन होगा और तीनों एक ही राशि में जाकर विराजमान हो जाएंगे। शुक्र 12 तारीख को 12वें घर में, बुध 14 तारीख को 12वें घर में और सूर्य 15 तारीख को 12वें घर में। अब इनमें से शुक्र का 12वें घर में आना बहुत अच्छा होता है। मैं कई बार बता चुका हूँ, अनकंडीशनल अच्छा प्रभाव देते हैं। बुध का मिला जुला होता है, सूर्य का अच्छा नहीं होता। लेकिन बात यह है कि इतने सारे ग्रह 12वें घर में, तो इसका प्रभाव, और मंगल की दृष्टि लग्न पर, यानी कि जीवन की कई यातनाओं से निकल सकते हैं, कई वेदनाओं को छोड़ सकते हैं। कई बड़ी प्रॉब्लम्स का अंत आपका जून तक आते आते होगा। और मंगल का प्रभाव भी है, यानी कि जो प्रॉब्लम्स हैं उनका निवारण के लिए आपके अंदर ऊर्जा भी रहेगी, आपके अंदर सकारात्मकता भी रहेगी, आपके अंदर साहस भी रहेगा। तो ये जून का महीना भी आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। जो लोग विदेश जाने का प्रयास कर रहे थे उनके लिए भी अच्छा है और विदेश से संबंधित कार्यों में भी आपको लाभ मिलेगा। तो ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा दिख रहा है। करियर हो, बिजनेस हो, स्टूडेंट्स हो, हर जगह से लाभ मिल रहा है। मैरिड लाइफ में थोड़ी प्रॉब्लम्स आएंगी, बस ये शनि का जो मंद होना है और एकदम महीने के अंत में वक्री भी हो जाएंगे, ये जीवन में स्टैग्नेशन और थोड़ी रुकावट अवश्य लाएंगे। लेकिन ये भी नहीं भूलना चाहिए कि वक्री ग्रह स्ट्रांग भी हो जाता है। जो महीने के अंत में स्ट्रांग होंगे तो अचानक से धन की प्राप्ति भी करवा सकते हैं। तो ये महीना ओवरऑल अच्छा है। सेहत की बात करें तो हड्डियों के रोग, आंखों के रोग, स्लीप डिसऑर्डर, नसों के रोग, ENT की प्रॉब्लम और महिलाओं में यूट्रस की, पुरुषों में प्रोस्टेट की, महिलाओं में यूट्रस की और पुरुषों में प्रोस्टेट की प्रॉब्लम थोड़ा सा यहाँ पे तंग कर सकती है। तो ये महीना ठीक ठाक ही दिख रहा है। अब उपाय की बात करते हैं। पहला उपाय आपको 3 सोमवार करना है। एक पात्र में दूध लेना है, काले तिल, सफ़ेद तिल, जौ के दाने लेने हैं। इस द्रव्य से महादेव का अभिषेक करना है। जब अभिषेक कर रहे हो तो ओम उग्राय नमः, उग्र से बनता है ये मंत्र, ओम उग्राय नमः मंत्र का जाप करना है। इसके बाद आपको 2 घी के दिए लेने हैं और 2 तिल के तेल के दिए लेने हैं। हर दिए में आपको एक लौंग का दाना डालना है, अर्पण करने हैं महादेव को और फिर वहाँ पर बैठ के ओम कपालिने नमः मंत्र का आपको 108 बार जाप करना है। इसके साथ ही आपको 3 बुधवार भी एक उपाय करना है। आपको गणपति जी को दुर्वा अर्पण करनी है और खीर का भोग लगाना है और ओम गणेश्वराय नमः मंत्र का 108 बार जाप करना है। उनके सामने बैठकर एक घी का दिया अवश्य जलाइएगा। इसके साथ ही आपको गौशाला में जितना यथासंभव है दान करना है। ये उपाय कर लेंगे 3 महीने अच्छे ही जाएंगे। आशा करता हूँ वीडियो काम आएगी। चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। मिलता हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः।